विनय से फोन पर बात करने के बाद जूही खुद को बहुत ही बेबस और अकेला महसूस कर रही थी। एक भी अपना नहीं था उसके साथ। रिया जूही पर जोरों से हंस रही थी। जूही की ये हालत देखकर निर्मला आंटी आगे आई और उसे संभालने की कोशिश करते हुए बोली, जूही मैम, आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। पर जूही ने सिर्फ ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं ठीक हूं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जूही दीवार का सहारा लेते हुए धीमी चाल से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। निर्मला आंटी थोड़ी देर जूही को देखकर सोचने लगी, किस्मत बहुत बड़ी चीज है रे देवा। किसने सोचा था मिस जूही की हालत अपने ही घर में ऐसी हो जाएगी। इस बार रिया ने जूही को नहीं रोका। वो तो ये खबर सुनकर 7वें आसमान पे थी। निर्मला आंटी की नजर में जूही के लिए सिंपैथी देख रिया को चिढ़ हो रही थी। उसने गुस्से से अपनी तरफ उंगली करते हुए निर्मला आंटी से बोला, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम्हारी मैडम इधर खड़ी है। निर्मला आंटी ने जूही की तरफ से नजर घुमाकर रिया से बोला, हाँ मैडम। रिया ने निर्मला आंटी को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। निर्मला आंटी ने कहा, हाँ मैडम, अभी लाई। और वो किचन की तरफ चली गई। जब से रिया ने जूही और ऋषि सिंघानिया की शादी की बात सुनी थी, उसके तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो ऋषि से जूही की जान पहचान जानकर उसकी बर्बादी के सपने सजा रही थी। अरे ऋषि, मेरे रास्ते के कांटे को अपना बना ले यार, फिर इसकी मौत पक्की और इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी। अकेले राज करूंगी मैं। रिया दौड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगी। वो अपना कमरा देखकर वो दिन याद करने लगी जब वो इस घर में पहली बार आई थी और खुश होकर खुद से ही बोलने लगी, हर अच्छी चीज हमेशा से सिर्फ जूही को मिली और मुझे बचपन से सिर्फ ताने नाजायज होने के। लेकिन अब और नहीं, जूही मरेगी और मुझे अब मेरा हक मिलकर रहेगा। जूही इंडस्ट्रीज अब सिर्फ मेरी होगी। तभी रिया ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उधर से नीना पांडे की आवाज आई, हेलो। रिया अपनी माँ से बोली, मम्मी। नीना कुछ जल्दी में थी। उसने रिया से कहा, हाँ बोलो रिया, कुछ काम था? ये सुनकर रिया कुछ रुकी। उसकी माँ नीना पांडे हमेशा से उसके साथ स्ट्रिक्ट रही थी। उन्होंने बचपन से रिया को यह एहसास दिलाया था कि जो कुछ भी जूही के पास है, उसकी असली हकदार रिया ही है। माँ, ग्रेट न्यूज है, जूही ऋषि सिंघानिया से शादी कर रही है। ये बोलते हुए रिया अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पा रही थी। अच्छा, ये तो कमाल की न्यूज सुनाई। आई एम कमिंग बैक। इतना बोलकर नीना पांडे ने आगे रिया की बात सुने बिना फोन काट दिया। रिया को थोड़ा दुख हुआ, पर अब उसे अपनी बिजनेस वुमेन माँ के ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी। पर आज का दिन रिया के लिए जूही की बर्बादी के जश्न का दिन था। ये सब सोचकर रिया ने चैन की सांस ली और अपना बीता कल याद करते करते सो गई। वहीं दूसरी ओर जूही के लिए ये रात सबसे लंबी और काली थी। जूही अपने बिस्तर पर थी। उसका काजल फैल चुका था। आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे। रात भर वो सो नहीं सकी। बिस्तर में उलटते पलटते पूरी रात बीत गई। अगले दिन मिरर के सामने वो खुद को देख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, इसीलिए वो कोशिश कर रही थी कि मेकअप के जरिए इन्हें छिपाया जा सके। कल तक जो जूही राहुल के साथ अपने शादी के सपने देखा करती थी, आज एकदम उदास थी। उसने हमेशा वो लाल जोड़ा पहनकर धूम धमाके से अपनी सारी सहेलियों के साथ शादी करने के ख्वाब सजाए थे। पर इस वक्त जूही अपने आप को मिरर में देखकर बस अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो एक बेजान शरीर की तरह खड़ी थी। पिछली रात उसके अंदर के सारे जज्बात आंसुओं के साथ बह गए थे। जूही ने मिरर से हटकर घड़ी देखी और एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल बनाए और अलमीरा खोलकर कोई नई ड्रेस तलाशने लगी। आज उसे ख्याल आया था कि कितने दिनों से उसने कोई नई ड्रेस देखी नहीं और खरीदी भी नहीं। वो मन ही मन बोलने लगी, सब ठीक हो जाएगा जूही, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने ये नया रास्ता तेरे लिए खोला है तो कुछ सोच समझकर ही खोला होगा। जूही ने थोड़ी हिम्मत बांधी और अपने कमरे से निकल गई। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में पहुंची ही थी कि उसे अपनी सौतेली माँ नीना पांडे सोफे पर बैठी दिखी।
नीना पांडे की नजरें भी जूही पर ही टिकी हुई थी। वो जूही को देखकर मुस्कुराई, पर इस मुस्कुराहट में प्यार नहीं बल्कि जीत और घमंड साफ झलक रहा था। जूही को नीना पांडे से और कोई उम्मीद भी नहीं थी, पर आज उनका यहाँ होना हर दिन से कुछ अलग था। जूही ने मन ही मन बुदबुदाया, आज फुर्सत मिली है इनको घर आने की, वो भी सुबह सुबह। जरूर ये अब कुछ उल्टा सीधा कहेंगी। तभी रिया भी सीढ़ियों से नीचे आई। वो नीना पांडे के बगल में बैठते हुए बोली, माँ बताइए, जूही शादी कर रही है, इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें कुछ बताया ही नहीं। नीना बिना कुछ बोले बस जूही को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रिया फिर कुछ रुक कर बोली, वैसे सही किया। केबिन में पर्सनल मीटिंग हुई होगी ऋषि के साथ, मैडम ने अपना पर्सनल जादू दिखा दिया होगा। इस बात पर जूही को गुस्सा आ गया। उसने रिया से कहा, रिया अपनी गंदी जबान थोड़ा कंट्रोल में रख। मैं ये शादी सिर्फ पापा की कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कर रही हूं। रिया उसकी बात सुनकर हंसने लगी। सही कर रही हो, ऋषि से शादी करके तुम तो बचोगी नहीं, फिर जूही इंडस्ट्रीज मैं देख लूंगी। अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। वैसे जूही जानती थी कि कल से रिया की खुशी की वजह यही है। मेरे साथ जो होना होगा होगा। मेरा बुरा चाहने वालों का हाल मुझसे भी बुरा होगा, आई प्रॉमिस। इतने में नीना पांडे गुस्से से बोल पड़ी, जूही हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बात करने की? अपनी छोटी बहन से ऐसे बात करते हैं? जूही भी तुरंत नीना पांडे से बोली, पर रिया कैसे बात कर रही है मुझसे? उससे आप कुछ नहीं बोलेंगी ना? इस पर नीना ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए जूही को टॉन्ट मारते हुए कहा, ऋषि से शादी की वजह से तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही नहीं निकल आए हैं। जूही डरती नहीं थी नीना पांडे से, पर उसके एक्सप्रेशंस देखकर जूही को घबराहट हो गई। तभी निर्मला आंटी वहां आई और बोली, जूही मैडम, ऋषि सिंघानिया आए हैं। ये बात सुनते ही नीना पांडे अचानक खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस ठीक करने लगी। नीना पांडे ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, जल्दी अंदर लेकर आओ उन्हें। अचानक कुछ सोचकर वो बोली, नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही जाती हूँ। जूही नीना पांडे के इस बिहेवियर को देख अपने मन में बोली, हो तो ये वजह थी, इसीलिए ये टिप टॉप होकर सुबह सुबह घर आ गई थी। तभी रिया ने जूही को टॉन्ट मारते हुए कहा, ओह माय डियर स्वीट सिस्टर, चलो जीजा जी से मुलाकात कर ली जाए। रिया ने जूही का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर ले गई। बाहर जैसे ही उन सभी ने ऋषि को ग्रे लेदर कोट पैंट में देखा, उनके होश उड़ गए। ऋषि इस वक्त कमाल का लग रहा था। ऋषि की ब्लैक कार पीछे खड़ी चमचमा रही थी। नीना पांडे ऋषि को देखते ही हाथ जोड़कर बोली, हेलो मिस्टर ऋषि, कमाल कर दिया आपने, सीधे घर आ गए। हम जूही को भेज देते, आप एक कॉल तो करते। प्लीज अंदर आइए। ऋषि भी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो मिसेस पाठक, कोई बात नहीं, जूही को पिकअप करने के बहाने महेंद्र पाठक जी के घर भी आना हो गया। ऋषि ने एक नजर जूही को देखा। रिया ने ऋषि से इशारे से हाय किया, मगर ऋषि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने एक नजर घर के अंदर डाली और अपनी घड़ी को देखते हुए बोला, अंदर मैं फिर कभी आऊंगा मिसेस पाठक। अब शादी बड़ी जल्दी है, तो आज का दिन बिजनेस डील से निकाल के सिर्फ वेडिंग शॉपिंग के लिए रखा है। अगली बार आऊंगा तो जरूर आराम से बैठ के जाऊंगा। ऋषि का इतना पोलाइट और बदला हुआ अंदाज देखकर जूही दंग रह गई। उससे भी ज्यादा दंग तो रिया थी। ऋषि को सामने देखकर उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ओह माय गॉड, ये तो इतना हॉट एंड हैंडसम है। लॉटरी लग गई जूही की तो। इसके साथ तो 4 दिन भी रहना पूरी लाइफ के बराबर है। गॉड, तू ऐसी चीज जूही को ही क्यों दे रहा है? जितना ज्यादा रिया का गुस्सा बढ़ रहा था, उतनी ही जोर से वो जूही का हाथ पकड़ रही थी। जूही के मुंह से निकला, आह! उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया। हालात को संभालने के लिए नीना पांडे ने हंसते हुए कहा, बच्ची आपको देखकर बड़ी एक्साइटेड है। वहां मौजूद हर इंसान सच्चाई से वाकिफ था, पर शायद सबको दिखावे और झूठ की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि सच कहीं पीछे छूट गया था। ऋषि नीना पांडे जैसे लोगों को बड़े अच्छे से समझता था। कॉर्पोरेट डील्स में ऐसे बहुत से दिखावे वाले लोग उसे मिलते रहते थे, पर दिखावे के लिए ही सही, पर ऋषि को जूही की सो कॉल्ड फैमिली से पोलाइटली बात तो करनी ही थी। ऋषि नीना पांडे की बात का कोई जवाब दिए बिना जूही की ओर बढ़ा। ऋषि ने जूही से प्यार से पूछा, हाय कैसी हो? अच्छी लग रही हो वैसे।
चले हम? जूही शॉक्ड होकर बस ऋषि को देखती रही। ऋषि ने जूही का हाथ थामा। कुछ सोचकर वो बोला, कितने ठंडे हैं हाथ तुम्हारे, कुछ गर्म कपड़े पहन लेती ना। इतना बोलते ही ऋषि ने अपना कोट निकालकर जूही को पहना दिया। ये दिखावे की गैर भी जूही को दिल के किसी कोने में एक अच्छा एहसास दे रही थी। ऋषि ने सबको बाय किया और जूही का हाथ पकड़कर उसे कार तक ले गया। ऋषि ने जूही के लिए कार का दरवाजा खोला और उसे कार में बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। उनकी कार निकलते ही रिया आग बबूला हो उठी। माँ, आपने कंपनी के लोन की बात करने मुझे क्यों नहीं भेजा इस ऋषि के पास? मैं चाहती तो इस मनहूस जूही की जगह इतने हैंडसम आदमी से मेरी शादी हो रही होती। नीना पांडे रिया को डांटते हुए बोली, रिया बस, तुम ऋषि के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रिया की जलन अब साफ दिख रही थी। वो अपना बचपना दिखाते हुए बोली, क्यों नहीं सोच सकती मैं माँ, जूही की वजह से ना। नीना पांडे को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी के इस बिहेवियर का वो क्या करे। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र है? मेरी बेटी तुम हो। नीना पांडे सही थी, उसे जूही से कोई लगाव तो था नहीं, पर रिया भी बिजनेस की बात करने में कच्ची थी। वो रिया को मीटिंग्स के लिए कभी साथ भी नहीं ले जाती थी, इसीलिए रिया को कई बार लगता था कि उसकी माँ जूही को प्रेफरेंस दे रही है। रिया आगे बोली, माँ, मैं वो श्रापित होने वाली अफवाह को नहीं मानती। आपको ऐसे लड़के से मेरी शादी करानी चाहिए थी। नीना पांडे को इस बार गुस्सा आ गया। रिया, मैंने जूही की शादी नहीं करवाई है। अब हर बात तुम्हें समझाई नहीं जा सकती, बस इतना याद रखो, ऋषि को भूल जाओ। रिया गुस्से में रोते हुए अंदर अपने रूम में चली गई। नीना पांडे भी उसे मनाने उसके पीछे पीछे गई। यहाँ ऋषि कार स्टार्ट होने के साथ ही अपने इमोशनलेस मोड में आ गया था। जूही ने तिरछी नजर से ऋषि को देखा। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर ऋषि अपने आप में एक राज था। जूही ऋषि का जो कोट पहनी थी उसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। जूही अचानक वो कोट उतारने लगी। उसने ऋषि को कोट वापस करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू फॉर द कोट। मुझे अब ठंड नहीं लग रही। पर ऋषि को अपना सामान शेयर करना पसंद नहीं था। एक बार यूज की हुई चीज वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था। जूही ने ऋषि की तरफ कोट बढ़ाया हुआ था, पर उसने कोट चुपचाप साइड में रख दिया। वो बोला, इट्स ओके, वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी। जूही की बढ़ती धड़कनें अब फिर नॉर्मल हो गई थी। ऋषि का कल जो रवैया उसने देखा था वही वापस आ चुका था। जूही कार में सारे वक्त बस एक बेजान गुड़िया की तरह सर झुकाए बैठी थी। तभी ऋषि की नजर जूही के पैर पर कल गिरने के कारण पड़े स्क्रैच पर गई। स्क्रैच देखते ही वो गुस्से से बोला, ये क्या है जूही? आखिर उस स्क्रैच को देख ऋषि को जूही पर इतना गुस्सा क्यों आ गया था? क्या लिखा है इनकी, जूही और ऋषि की किस्मत में?